ट्वेल्थ वालों, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के। और एक और लेक्चर आपके लिए है, एक छोटा सा डेरिवेशन चलेगा इसके अंदर भी। ऐसा नहीं है लेक्चर के नाम से आप ये समझें कि 1.5-2 घंटे का लेक्चर चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निश्चिंत रहें, मुश्किल से 20 मिनट का एक लेक्चर होगा। इस लेक्चर के अंदर अगेन हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन देखेंगे गाइस। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन वो भी देखेंगे एक इनफाइनाइट थिन शीट के ऊपर। उसकी वजह से आप ये कैलकुलेट करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करती है एक इनफाइनाइट थिन शीट, अगर उसके ऊपर हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो। इससे पहले आपने एक वायर के थ्रू देखा था और अच्छा वीडियो था और अच्छा उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ था मेरे थ्रू, आप देख लें, उसको भी मज़ा आएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें और बेल आइकन भी दबा लें। भाई ऐसा नहीं है कि मैं मना कर दूं कि भाई मैं नहीं कहूँगा आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहूँगा जरूर कि आप लोग सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं, शेयर भी कर देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन मोटिवेशन है हमारे लिए एक तरह की। और आपको जैसे कि पता है कि बहुत तेजी से चैनल ग्रो कर रहा है, सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो एक छोटी सी पार्टी तो बनती है यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पार्टी भी करेंगे, इंजॉय भी करेंगे और चीज़ों को ध्यान से समझेंगे भी। तो हमारे पास आज एक ही टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो आपके पास एक प्लेन शीट है और उस प्लेन शीट पर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जब प्लेन शीट के ऊपर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी। आई होप आपको मैंने समझा दी थी और आपको याद भी होगी, ठीक है भाई। अगर किसी को नहीं पता कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्या, तो सर्च मारो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज बाय प्रिपरेशन अड्डा, आपको डायरेक्ट वीडियो मिल जाएगी, या इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। इसी चैप्टर का आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है। तीनों तरह की बता रखी है, ठीक है। तो जल्दी से इसको कवर करते हैं, बहुत इजी टॉपिक है यार, इसको आप बहुत आसान भाषा में समझ लेंगे और इजीली समझेंगे। तो पहले तो हम बना लेते हैं कि लेट अस सपोज कि आपके पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो आप इनफाइनाइट ना बना करके आप उसका थोड़ा सा पार्ट बना लेते हो, तो ये आपके पास प्लेन शीट हो गई। शीट किसको बोलते हैं? जिसकी थिकनेस उसकी लंबाई और चौड़ाई के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम हो, वो शीट कहलाती है। अब आपने इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली। अब चार्ज का कोई दूसरा कलर दिखा दो। लाइट सपोज कि आपने प्लस का चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो प्लस का चार्ज आपने कुछ इस तरह से दिखा दिया, ठीक है भाई। अब चार्ज जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो कर रहे हो यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली का मतलब तो भाई यही होता है, सीधा सा और सिंपल, कि हर जगह चार्ज जो है वो इक्वल अमाउंट में पहुंचेगा। क्या इसके अलावा किसी को कोई डाउट है? ये इनफाइनाइट लेंथ की है, लेकिन आपने उसका कुछ पोर्शन कट किया हुआ है। अब सवाल ये है कि इसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो लेट अस सपोज कि मुझे इससे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है वहाँ पर आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हो। बताया था मैंने आपको, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हो। अब कहोगे कि यार सर शीट है ये आपके पास में, इसका गॉसियन सरफेस किस तरह से ड्रॉ करें? तो आपके ऊपर, आपके पास लिबर्टी है, जिस शेप का ऑब्जेक्ट होता है उसी शेप का आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हो। अगर सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो। और शीट की फॉर्म में तो यहाँ आपके पास लिबर्टी है, क्या? या तो आप क्यूबॉइडल शेप ले लो गॉसियन सरफेस की, या आप सिलेंड्रिकल शेप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधी सिंपल सी बात, एक मैं ये जानता हूँ कि लाइट सपोज ही मेरा हाथ जो है ये शीट है और इस पर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा। अब जाहिर सी बात है, जब मैंने प्लस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा दोनों तरफ, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस वाले चार्ज जस्ट परपेंडिकुलर ऐसे निकल रहा होगा बाहर की तरफ को, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा होगा। इसी तरह से जो बैक सरफेस है उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकल रहा होगा या नहीं निकल रहा होगा? सीधी सी बात है, आप लोगों को सबको पता है कि प्लस वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में आता है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जाहिर सी बात है इधर से भी निकल रहा होगा, इधर से भी निकल रहा होगा। तो आपके पास शीट कुछ इस तरह से, तो इधर से ही फील्ड निकल रहा होगा, इधर से भी। तो आपने इस पर्टिकुलर शीट से आर डिस्टेंस पर, लाइट सपोज कि आपने इसको पी पॉइंट कह रखा है, यहाँ पर आपको क्या चाहिए? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू इस थिन शीट, ठीक है भाई। अब आपके हाथ में है कि यहाँ गॉसियन सरफेस किस तरह से ड्रॉ करोगे। हालांकि मैं क्यूबॉइडल शेप बना लूँगा तो भी काम चल जाएगा, और मैं सिलिंड्रिकल शेप बना लूँगा तो भी काम चल जाएगा, फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला। तो जैसे कि बुक में दे रखा है सिलिंड्रिकल शेप बना रखी है, तो मैं वैसे ही यूज़ कर लेता हूँ। मैं एक शेप बना लेता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है। मुझे इस पी पॉइंट पर क्या चाहिए था? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं गॉसियन सरफेस दोनों तरफ ड्रॉ करूँगा। तो ये आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। गॉसियन सरफेस की पहचान ये है कि ये डैट डैट डैश की फॉर्म में होता है, तो आप इसे डैट डैट डैश की फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। हालांकि ना भी बनाओगे तो भी चल जाएगा आपका,
ठीक है भाई, पता है ना आप क्या करना चाह रहे हो। ये गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ कर रखी है, बस कुछ नहीं, लो हो गया गॉसियन सरफेस। ठीक है भाई, अगर नहीं आया हो तो समझ में बता देना। तो ये आपने गॉसियन सरफेस इस पी पॉइंट से पास होता हुआ बना लिया। अब आप क्या देखते हो, अब आप ये देखते हो कि यार मुझे इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाए मुझे, क्योंकि आपको अब कैलकुलेट करना होता है टोटल फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स कितनी पास हो रही है ये कैलकुलेट करना होता है। तो जरा ध्यान लगाएं कि इस शीट के थ्रू टोटल फ्लक्स देखना, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में निकल रहा होगा तो ये इस वाले सरफेस से भी निकलेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले सरफेस से भी निकलेगा, लेकिन कर्व सरफेस से नहीं निकलेगा। अब वो पूछो कर्व सरफेस से क्यों नहीं निकलेगा। कर्व सरफेस से इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि ये जो शीट है ना, शीट ये बहुत पतली है, तो यहाँ पर जो ये मैंने बना रखा है इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो भाई कहाँ फिर इसकी वजह से ऊपर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, इसकी वजह से नीचे की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, तो वो नहीं होगा। इसकी वजह से क्या मेरी तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, नहीं होगा। इसकी वजह से क्या उधर को नहीं होगा। हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट अस सपोज कि मेरे पास ये बुक है, देखो अब समझ में आएगा। लेट अस सपोज कि मेरे पास बुक है और इस बुक के ऊपर मैंने पूरी बुक पर प्लस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जब मैं इसके ऊपर प्लस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा यूनिफॉर्मली, तो होगा क्या, ये वाली शीट जो ये वाला फेस जो है इस पर भी चार्ज आ जाएगा, ये वाला साइड जो है इस पर भी चार्ज आ जाएगा, ये जो प्लेन है इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, इस वाले सरफेस पर भी चार्ज आ जाएगा। इसके 6 साइड हैं, ये एक क्यूबॉइडल शेप का, तो क्यूबॉइडल शेप के ईच एंड एवरी पॉइंट पर चार्ज चला जाएगा। तो फिर मैं यहाँ से भी देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ से देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। मैं इस प्लेन शीट पर देखूंगा तो ये होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। मैं ऊपर वाले फेस से देखूंगा तो ये होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। अजी मैं कहीं से भी देख लूँ जी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन भाई ये शीट नहीं है, ये मतलब मोटी शीट नहीं है, मोटी वाली जैसे कि ये है, पतली शीट है, थिन शीट बोला गया है इसको। जब थिन शीट बोला गया और ये इस तरह से मैंने ली है तो यार ये बहुत पतली है, तो ऊपर को तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे नहीं, जब बहुत पतली है तो नीचे को भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखोगे, ना इधर को देखोगे ना उधर को देखोगे, क्योंकि बहुत पतली है। जब पतली है तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर जो शेप ले रखी है गॉसियन सरफेस की वो सिलेंड्रिकल ले रखी है, तो इसका मतलब सिलेंडर के ईच एंड एवरी कर्व पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रहा होगा, सिर्फ पास हो रहा होगा तो इधर से हो रहा होगा और इधर से हो रहा होगा। अब इधर से हो रहा होगा मतलब इस वाले फेस से पास होकर जा रहा होगा, इधर से हो रहा होगा मतलब इस वाले फेस से पास होकर जा रहा होगा। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिर्फ 2 तरफ से पास होकर जा रहा है, बस इतना सा आपको समझना था। क्या आपने ये वाली बात समझ ली? अगर समझ ली है तो ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ, ये जहाँ था ठीक है, रख दी मैंने इसको। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो आपने पी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी, इधर को होगी, और इसका जो एरिया है लेट अस सपोज कि वो एरिया जो है वो है ए। इसी तरह से लेट अस सपोज कि इसका एरिया भी ए है और इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे निकल रहा होगा। यस और नो, बिल्कुल बात सही है। लेट अस सपोज कि आपने इस शीट पर एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा के हिसाब से क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सिग्मा इसके पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बस आपको इतना ही बताना होता, थोड़ी सी इसके बारे में यहाँ को इसकी तारीफ लिख दो। तो आप क्या कहोगे, कंसिडर अ प्लेन शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब इस पॉइंट को बताओ, इसके बारे में बता दिया, अब इस पॉइंट को बताओ, कहो वी हैव, सही करके बनाओ, वी हैव टू कैलकुलेट intensity of electric field at point P due to thin sheet। ये जो इनफाइनाइट
लेंथ की थिन शीट है, इसकी वजह से आपको पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी। बस इतनी सी कहने के बाद आप कहोगे टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। जरा बताओ गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितनी पास हो रही होगी, उसको होगा फाई। अब फाई ई, अब देखो यार फ्लक्स मुझे निकालनी है, तो आपको पता है इस सरफेस का अगर मैं एरिया वेक्टर लूंगा तो वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं इस सरफेस का एरिया वेक्टर लूंगा तो वो भी उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना, 0, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना, 0। तो इस हिसाब से मैं क्या करूँगा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए। तो यहाँ का फ्लक्स ई ए, क्योंकि आप एक चीज़ जानते हो, क्या जानते हो, फाई इज इक्वल टू क्या होता, सरफेस इंटीग्रल ई इंटू डी ए, और इसको जब आप आगे खोलते हो तो फाई इज इक्वल टू आप दिखा दो सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कोस थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। डी ए का मतलब होता है छोटा सा एरिया, और जब इसका इंटीग्रल करते हैं तो पूरा एरिया, तो पूरा एरिया का मतलब है ए, तो ई इंटू ए हो जाएगा। तो मैं वही लिख रहा हूँ कि इस सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो है ई इंटू ए। सिमिलरली इसी तरीके से निकालो इस वाले सरफेस पे, इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना है, फाई इज इक्वल टू ई ए। तो आपके पास यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स निकल कर आ गया वो कितना आ गया, 2 इंटू ई ए। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे इतना कि भाई आपके पास थिन शीट है, इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स बताओ, तो फाई इज इक्वल टू 2 इंटू ई ए। आई होप आपने समझ लिया मेरी बात को। अब आपको गॉस थ्योरम यूज करना है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम चल रहा है, तो आप बोलोगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का यूज करो। आपको पता है फाई ई क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फाई ई आपने क्या निकाला हुआ है, जल्दी से बताएं, इसको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। फाई ई क्या निकाला आपने, 2 इंटू ई ए, बस रख दो 2 इंटू ई ए। ठीक है भाई, आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, तो ये 2a जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, 2a डिवाइड में आ गया, और एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड में ही आया है 2a, ई रह गया था उधर और q ऊपर रह गया ऐसे ही। ठीक है, अब देखो q को और a को मिलाओ तो q अपॉन a क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि आपको पता है E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको आप सिग्मा कहते हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये निकल कर आ गया आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ आप एक चीज़ दिखा सकते हो, क्या, सिग्मा जो होता है वो होता है q अपॉन एप्सिलॉन नो, और q अपॉन ए, यहाँ पर होता नहीं होता, बस खत्म, आपके पास ये निकल कर आ चुका। तो ये आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट की वजह से, उसके नियर बाई पॉइंट्स पर जो भी इंटेंसिटी निकल कर आएगी वो ये आएगी। इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे कि यार इसकी डायरेक्शन किस तरफ को है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका वेक्टर फॉर्म जो हो जाएगा वो ई वेक्टर हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये स्केलर है पूरा का पूरा, और यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्शन के लिए एन कैप, जहाँ पर एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, और ये यूनिट वेक्टर बता रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल कर आएगा वो शीट के हिसाब से किस डायरेक्शन में निकल कर आएगा। अब जैसे का आपको पता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आ रही है, तो शीट ये रखी हुई है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इस तरफ को, तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो शीट के जस्ट क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने एन कैप बना रखा है, ये एन कैप जो है ये डायरेक्शन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये डायरेक्शन जो है एक्चुअल में जो आपके पास शीट है उसके जस्ट परपेंडिकुलर होगी। तो आप ये लिख दोगे यहाँ को, हेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर directed perpendicular outwards
फ्रॉम थिन शीट। सारी बात मैंने एक लाइन में लिख दी। मैंने ये कहा कि जो एन कैप है ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि शीट के परपेंडिकुलर होता और आउटवर्ड डायरेक्शन में होता। ठीक है, चाहे आप इधर वाले की बात कर लें, अब चाहे आप इधर वाले की बात कर लें, दोनों के लिए एक ही लाइन लिख दी। हेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड परपेंडिकुलर। पहली बात तो ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। कहाँ से? फ्रॉम थिन शीट। ठीक है भाई, आई होप आपने समझ लिया होगा, तो ये आपका खेल खत्म कर देता। अब इसमें एक चीज नोटिस करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब जितना ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इट मीन्स मीडियम पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी तरह से डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये आपने आर डिस्टेंस पर निकाल रखा था, आर डिस्टेंस पर आपने पी पॉइंट ले रखा था, तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो आप ये वाली बात नोट करके लिख दोगे। नोट करके क्या लिखोगे? ई नोट में ये वाली बात लिख दोगे क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन आर। आर पर डिपेंड नहीं करती। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आर पर डिपेंड नहीं करती मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझ लो। और ये एज इट इज रखा हुआ मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल एज इट इज रखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल चेंज नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको एकदम। और ऐसे ही इसको पर न्यूमेरिकल मिलेगा, देखते रहना आप, देखो सब कुछ देखते रहो आप। अच्छा, अगला नोट ये बनाओ, ये जो आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल कर आया। क्यों निकल कर आया ये आउटवर्ड डायरेक्शन में? ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इसलिए निकल कर आया था क्योंकि आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल कर आता। अब अगर मैं इस पर निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो इट मीन्स जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको मैंने निगेटिव कर दिया। निगेटिव का मतलब क्या है? आपने चार्ज को निगेटिव रख दिया। तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डायरेक्टेड आउटवर्ड ना हो करके डायरेक्टेड इनवर्ड हो जाएगा। शीट के जस्ट परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन डायरेक्टेड इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात आप लिख दोगे भाई तो अच्छा है, लिख दोगे, चार चांद लग जाएंगे भाई। नोट में लिखे जाओ, नोट इफ सिग्मा जो है वो पॉजिटिव है तो आप क्या लिखोगे? ई इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर किसके? टू थिन शीट। ठीक है, ये वाली बात आपने कह दी। फिर आपने क्या लिखा? एक और नोट बनाया, उसके अंदर आपने एक बात और दिखाई क्या? कि अगर मैं सिग्मा को लेस देन 0 ले लूँ, इसका मतलब निगेटिव चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा, तब क्या होगा? तब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज डायरेक्टेड, ये भी अब भी डायरेक्टेड होगा लेकिन आउटवर्ड की क्या हो जाएगा? ये इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू थिन शीट। कैसे भी लिख लो आप, बात को समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये इसके अंदर था, बस इतना जितना पॉसिबल था वो मैंने लिखवा दिया। अब सपोज दैट कि ये आपके पास इनफाइनाइट लेंथ की थिन शीट है, इसकी वजह से तो आपने कैलकुलेट कर लिया और यही आपके सिलेबस के अंदर दे रखा। लेकिन अगर इनफाइनाइट ना हो करके ये फाइनाइट लेंथ की थिन शीट हो जाए तब क्या होगा? तब ये फॉर्मूला तब भी वैलिड रहेगा, लेकिन कब? जब आप उस फाइनाइट शीट के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूले में तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी थिन शीट की वजह से उसके नियर बाई पॉइंट्स पर, चाहे आप लेफ्ट में ले लो चाहे आप राइट में ले लो। अब इस चीज़ को यूज़ करके यहाँ पर आपकी गॉस थ्योरम खत्म हो जाती है, गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन खत्म, वैनिश बिल्कुल। लेकिन हाँ अभी एक और है, अभी आपके पास थिन शैल बचा हुआ है, उसका और देखेंगे, बस फिर खत्म हो जाएगा। हालांकि जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया, शैल भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसको मत छोड़ना। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये शीट थी,
शीट पर आपने सिग्मा चार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, ये प्लस भी हो सकता था नेगेटिव, तो हम इसके 2 केस दे रखें, उन दोनों केसों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, मजा आ जाएगा भाई, उसको जरूर डिस्कस करवाएं। थैंक यू सो मच। जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यार कुछ नहीं करते आप।